गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय भूगोल में हम लोग अध्याय कितना पढ़ रहे थे? 2, है ना। अध्याय 2 में था भूमि मृदा प्राकृतिक संसाधन, जो है आज हम आधा पढ़े थे। आज हम आधा पढ़ेंगे। देखते हैं, हम मृदा में आए थे, है ना। भूमि जो है हो चुके थे। अब हम मृदा में देखते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है और ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है ना। भूमि से निकट से जुड़ी होती है, जड़ें उसकी, है ना। मतलब जो पौधे लगाते हैं वो मिट्टी से रहती है और मिट्टी जो है वो सीधा भूमि से जुड़ी होती है। और स्थल रूप के मृदा के प्रकार निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है और यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या करती है? उपजाऊ बनाती है। ठीक है, ऐसा चित्र आप लोग बनाओगे। इसमें ये मृदा है ना। मृदा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जो बनाए गए इसमें कि जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म है, खनिज है, खनिज मात्रा है, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करते? प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है ना। और यहाँ देख रहे हो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक भूमि, है ना। अब यहाँ पे दिया है मृदा निर्माण के कारक क्या क्या हैं, तो देखते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, शैल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का क्या होता है? निम्नीकरण, है ना। निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, ठीक है, वर्षा दोहन है, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। देखो, मल्च बनाना, तो पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता जो है वो रुकी रहती है। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वेदिका फॉर्म है। पहले वेदिका फॉर्म के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। वेदिका फॉर्म मतलब चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है ना। फिर समोच्च रेखी जुताई है ये, तो एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का क्या करती है? ये निर्माण करती है। ये देख रहे हो आप, रक्षक मेखला, है ना। तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, है ना। कतारों में मतलब देखो लाइन से लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि मृदा जो है वो आवरण को क्या करे? मृदा आवरण को बचाया जा सके। फिर है समोचनी रोधिकाएँ। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। क्रियाकलाप आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना। 2 ट्रे लिए गए हैं और एक ही आकार के अब 2 ट्रे लीजिए। इन ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए, इसमें छेद बनाए गए हैं, है ना। और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। दोनों को मिट्टियों से भर दिया गया है और ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दी, जिसको खाली छोड़ दिया गया है, ठीक है। और ब ट्रे में गेहूं चावल के दाने लगा दिए गए हैं और बाद में ब ट्रे के दाने ऊपर कुछ ऊंचे हो जाते हैं और ब ट्रेनों को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हो जाए और दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से जल डालते हैं। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे में से कितनी मृदा बह गई है। अब चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं, है ना, और क्षति को रोकते हैं। और बीज की फसल उगाना मतलब वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें क्या करते हैं? एकांतर कतारों में उगाई जाती है। जल देखते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है ना। इसलिए इसे जल ग्रह करना उचित है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपस्थिति के कारण ये मनुष्य की
पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, घर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या है, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है ना। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग क्रियाकलाप में बताया कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। पीना, खाना बनाना, नहाना, शौचालय, वस्त्र धोना, बर्तन धोना, बागवानी करना, है ना। क्या आप इस उपयोग को कम करने के तरीके सोच सकते हैं? इसमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे जल और जल उपलब्धता की समस्याएं।